Hey friends, welcome to Schoolways. Here you will get videos on various topics of different subjects. Most of it is NCERT based subject wise material. Kindly like the video and subscribe the channel if you like my videos. In our previous videos, we have already studied about cell definition, cell theory, cell discoveries, unicellular and multicellular organism, shape and size of cell, and basic structural organization of cell. We'll start this video with a revision of basic structural organization of cell. If we observe cell under microscope, we would come across three features in almost every cell. अगर हम सेल को ऑब्ज़र्व करें माइक्रोस्कोप के अंडर, ऐसे तीन फीचर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, which is known as plasma membrane or cell membrane. Second is nucleus, which is almost in the center of the cell and contains genetic material. And cytoplasm, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. अब हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. इस स्लाइड में हम बात करेंगे सेल के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में. प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था. इस स्लाइड में भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर है इस सेल की, दिस ऑरेंजिश ब्राउन लेयर विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर अंदर जो आप ऑलिव ग्रीन कलर का मटेरियल देख रहे हैं जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है जो कि एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. फिर सबसे सेंटर में ब्लू कलर का सर्कुलर, लाइट ब्लू कलर में सर्कुलर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो न्यूक्लियस है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. देन दिस ब्लू स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ब्लू कलर के स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, इन्हें लाइसोसोम या सोसाइडल बैग भी कहते हैं सेल का. फिर ये येलो और ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस भी कहा जाता है इन्हें सेल का. न्यूक्लियस से अटैच्ड ब्राउन कलर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं जो कि अगेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं. दिस पर्पल स्ट्रक्चर जो ट्यूब फॉर्म में आपको पर्पल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसे गोल्जी एपरेटस कहते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर. ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन डिटेल. लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जो कि सेल के इंटरनल कंटेंट को सेपरेट करती है सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. ये साइटोस्केलेटन जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन, उसको एंकर करके या होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है और इसकी वजह से सेल आपस में अटैच्ड रहते हैं जिससे कि टिश्यू का फॉर्मेशन होता है आगे. सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है नेचर में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी होती है जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. इसे हम सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का ही एक्सचेंज पॉसिबल होता है इसके थ्रू. सेल के सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं उनका एक्सचेंज इस लेयर के थ्रू होता है और ये रेगुलेट करती है कि क्या चीज़ सेल के अंदर आ सकती है और क्या चीज़ सेल के बाहर जा सकती है. अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इससे पॉसिबल हो पाता है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, विच आर पैसिव ट्रांसपोर्ट. इनमें एनर्जी, सेल की एनर्जी नहीं लगती, इसलिए इन्हें
पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है कुछ सेल्स को फूड एनगल्फ करने में, जो कि फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये प्रोसेस आप देख सकते हैं अमीबा में, इसे एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। अमीबा इर्रेगुलर शेप्ड सेल है जो कि स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है, और इसकी आउटर जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू ही ये अपना फूड एनगल्फ करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। After talking about plasma membrane and its functions, we'll talk about the processes through which exchange of material take place through the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे उन प्रोसेसेस के बारे में जिनके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पॉसिबल हो पाता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। अगर हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो। मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस का, आयन का, मॉलिक्यूल का या गैस का, उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से उसके लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की साइड मूवमेंट जो होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। कोई भी मटेरियल जब अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में जाता है तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता सेल के अंदर और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में। डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेल को कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती डिफ्यूजन प्रोसेस में। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सेल को ज़िंदा रखने के लिए, उनका जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। सपोज़ सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और सेल के अगर बाहर के एनवायरनमेंट को सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल में कम है और सेल के आउटर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में मूव करना स्टार्ट कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और तब तक मूव करेंगे जब तक उसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड आउटर एनवायरनमेंट और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में इक्वल नहीं हो जाता, या इक्विलिब्रियम की स्टेज जब तक नहीं आ जाती। डिफ्यूजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस के एक्सचेंज में, सेल टू सेल या सेल ऑर्गेनल्स में भी, और सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह ही एक प्रोसेस है, बस इसके थ्रू जो एक्सचेंज होता है वो सॉल्वेंट्स का ही होता है या फिर वाटर का। अगर हम बायो में बात करें तो वाटर का ही एक्सचेंज होता है। इसमें मूवमेंट होता है वाटर का, जहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ होती है वाटर की उस साइड, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। जब तक इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी नहीं हो जाती, दोनों साइड इक्वल अमाउंट नहीं हो जाता वाटर का, तब तक ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का सेल के अंदर की साइड जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। ऑस्मोसिस पे इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि वाटर में जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व कितना है, ज़्यादा है या कम है। अगर कोई सॉल्यूशन है, साल्ट या शुगर सॉल्यूशन है, तो उसमें अगर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है किसी साइड
दो सोल्यूशन अगर हम लेते हैं, एक में सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, एक में कम है सॉल्ट का अमाउंट कम है मीन्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर अपने आप उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस साइड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कम है। और इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए हमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। इसमें सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है और ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही काम करता है। जैसे कि डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था, उसमें हमें मीडियम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि लिक्विड में ही काम करेगा या गैसेस में ही काम करेगा। डिफ्यूजन हर मीडियम में काम कर सकता है, बट ऑस्मोसिस के लिए हमें लिक्विड मीडियम की ही ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इसमें हमने बात की सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।